अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर ज़ाविये से। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी से अच्छी खबरें आ रही हैं। कभी मखसूस नशिस्तें उनको मुयस्सर आ जाती हैं और आज इद्दत केस के हवाले से भी उनके पास अच्छी खबर आई कि इद्दत केस में बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को बरी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर किसी और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है तो उनको बाइज़्ज़त बरी किया जाए। लेकिन क्या किया जाए कि तोशा खाना का एक और केस सामने आ गया। उस केस में दोनों की जो है गिरफ्तारी डाल दी गई है, बुशरा बीबी की भी और बानी तहरीक इंसाफ की। इसके अलावा बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानतें जो हैं वो मनसूख हो गई थी, जिसमें उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। उन की अबूरी ज़मानतें जो मनसूख हुई हैं उनको भी हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। बहरहाल बरियत के बावजूद बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा नहीं हो सके। गो के तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो काबरीन हैं, वो खासे पुरुम्मीद थे कि बानी तहरीक इंसाफ नहीं तो कम अज़ कम बुशरा बीबी आज बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगी अडियाला जेल से। और लगता नहीं है कि अभी कोई ऐसा मामला हो पाएगा, क्योंकि जिस केस में अब गिरफ्तारी डाली गई है तोशा खाना में, उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, उसकी प्रोसीडिंग होगी, उसके बाद मामला आगे चलेंगे, या उसमें भी अगर ज़मानत होगी तो उसके बाद ही रिहाई मुमकिन हो सकेगी। और पीछे 190 मिलियन पाउंड का केस वो भी ज़ेर समात है, उसके ऊपर भी समात हो रही है और स्पीडली हो रही है, उसके भी सज़ा और जज़ा का फैसला होना बाकी है। तहरीक इंसाफ के लोग इस सारे मामले को कैसे देखते हैं, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी क्या सोच रही है, और ये जो स्पेकुलेशन शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही है और मुख्तलिफ ज़राए जो है इस बात का क्लेम कर रहे हैं कि बहुत जल्द तहरीक इंसाफ के अंदर से एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा और वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सामने आ जाएगा। और वो जो मामला था, लगता ये है कि जो आइनी तरमीम की गुफ्तगू चल रही है शहर इक़्तिदार में, उसके लिए नंबर गेम पूरे करने के लिए इस तरह का कोई मामला हो सकता है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला हुआ, उसके कानूनी जो नुकात हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू जारी है कि उसको रिव्यू कैसे करना है। काबीना भी उसको देख रही है और हर सियासी जमात अपने हिसाब से देख रही है। इन पे भी गुफ्तगू करेंगे और तहरीक इंसाफ के राना आतिफ हमारे साथ होंगे इस पर गुफ्तगू करने के लिए। इसके अलावा जो लीगल पॉइंट है, वकला के अंदर जो एंजाइटी है, जो इंसाफ के हवाले से, जो अदालतों के हवाले से और बिलखसूस जो जजेस के हवाले से जो तनकीद और तज़हीक का उनसर पाया जा रहा है, इसके हवाले से वकला तंजीमें क्या सोच रही हैं और वकला तंजीमें किस तरीके से इस सारे मामले से, इस सारे मैस को एड्रेस करने के लिए तैयार हैं, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। सेक्रेटरी बार हमारे साथ होंगे हसन जावेद शोहरत साहब, उनसे भी बात करेंगे। और पीपल्स पार्टी और नून लीग का रोमांस कितना अरसा चलेगा, कैसे चलेगा, क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो रोमांस है वो कहीं आगे जाके दरार तो नहीं आ जाएगी उसमें, और पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई के साथ शेक हैंड करके हुकूमत टॉपल करके दोबारा हुकूमत तो नहीं बना लेगी, या ये जो मौजूदा इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद है, यही चलेगा और असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के बानी हों, फजलुर रहमान साहब हों, अचकज़ई साहब हों, या दीगर सियासी जमातों के अकाबरीन हों, मास में उन जमातों के जो इत्तेहाद में हैं, वो ये नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। क्या नए इंतखाबात वक्त से पहले होना मुल्क के लिए बेहतर है, हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और पीपल्स पार्टी की उसके ऊपर क्या लाइन है, ये भी कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी जो है वो उनके जो मुआहदे हुए थे नून लीग के साथ, क्या उन मुआहदों की पासदारी हो रही है, नहीं हो रही, और पंजाब में शराकत इक़्तिदार का फार्मूला कोई चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके ऊपर भी हमारे साथ जुल्फ़कार अली बदर साहब होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली फैसलाबाद से मुंतखब है राना आतिफ साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। बहरहाल तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें हैं, मखसूस नशिस्तों का फैसला भी उनके हक़ में आया। आज इद्दत केस में बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी बरी हो गई हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और जो तोशा खाना में दोबारा एक नए केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है, को कि अब रिहाई तो मुमकिन नहीं हो पाएगी, इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब टाइम देने का। ये फरमाइएगा, मखसूस नशिस्तों के हवाले से तो जब फैसला आया तो तहरीक इंसाफ का मोराल खासा ठीक हुआ होगा, बेहतर हुआ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक ये जो नशिस्तें थीं, कि देखिए आइन के अंदर ये वाज़े ये लिखा हुआ है कि ये जो नशिस्तें हैं ये प्रोपोर्शनल होनी चाहिए जिस हिसाब से आपने आम इंतखाबात में जनरल नशिस्तें आपने जीती हों, और ये इसका मकसद था। ये भाम तो हमें पहले दिन से ही नहीं था, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने, मोअज़्ज़ज़ जजेस ने आइन और कानून की बालादस्ती को कायम करते हुए ये जो नशिस्तें हैं ये हमें जो कि ओरिजिनली हमारी थी, उन्होंने हमें फैसले के थ्रू हमें वापस कर दी हैं। देखिए ना,
क्योंकि स्पिरिट ये थी कि जो पार्टी जितनी नशिस्तें जीते उसी प्रपोर्शन से उसको इतनी नशिस्तें मिल जानी चाहिए। काफ़ी मेरे ख्याल में ये कॉमन सेंस की ये चीज़ थी, और मेरा ख्याल है कल आइन और कानून प्रवेल किया और जो बेटर सेंस है वो प्रवेल किया, और उससे पाकिस्तान में एक सियासी इस्तेकाम आया है मेरी नज़र में। तो नून लीग वो तो खासी तनकीद कर रही है कि जी वो फैसला ऐसा हो गया कि तहरीक इंसाफ ने मांगा नहीं था, उनको दे दिया गया। फैसला तो ये होना था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इसकी एलिजिबल है या नहीं, क्या कहिए? देखें, ये मेरा ख्याल है कि ये नून लीग का एक वतीरा है कि वो जो इनको फैसला उनको पसंद नहीं आता वो उसके ख़िलाफ़ तनकीद करते हैं। देखें, बुनियादी नुक्ता क्या था? बुनियादी नुक्ता ये था कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई उसके दौरान ये कहा गया कि ये जो नशिस्तें हैं ये आप तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं देंगी। इलेक्शन कमीशन का ये वर्जन सामने आया है कि देखें जी, हमने तो पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने तो पार्टी को डिलिस्ट करने का कहा ही नहीं था, पार्टी तो एग्जिस्ट करती थी। उसी इबहाम की वजह से वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में लोग गए क्यों? इसी इबहाम की वजह से गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इलेक्शन कमीशन का ये वर्जन था कि एज ए पार्टी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन मोअज़्ज़ज़ जज, तमाम जजेस ने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है एज ए एंटिटी, एज ए पोलिटिकल पार्टी, वो एग्जिस्ट करती थी, सिर्फ बल्ले का निशान वापस लिया गया। इसी बुनियाद पे जजेस ने फैसला किया कि इनके नॉमिनेशन पेपर हमें दिखाई जाए। जब नॉमिनेशन पेपर दिखाए गए तो उसके अंदर जो 39 हमारे कैंडिडेट्स थे उनके नॉमिनेशन फॉर्म में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा गया था, और कईयों ने तो टिकट्स भी जमा करवा दिए थे। मैंने भी अपना टिकट पीटीआई का जमा करवाया हुआ था बल्ले के निशान के ऊपर। इसी बुनियाद, क्योंकि उस टाइम इतना बहाम था, क्योंकि 13 तारीख को ये जजमेंट आई है। बिल्कुल। रोज़ टिकट ले नहीं रहे थे कई लोगों से, जो टिकट ले नहीं रहे थे तो लोगों में एक बहाम था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कई लोगों ने अपने सिर्फ आज़ादी अपने आप को अपने नॉमिनेशन पेपर में रख दिया था, क्योंकि आपको पता है कि जिस हालात में ये इलेक्शन हुए थे। नहीं तो राना साहब, ये जिन लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की एफिलिएशन जो है सर्टिफिकेट जमा करवा दिए थे 3 दिन के अंदर अंदर, उन्होंने कहा था कि आज़ाद अरकान जो अपनी एफिलिएशन शो करें, तो जिन्होंने वो करवा दिए थे और वो इलेक्शन कमीशन में चले भी गए तो उनके स्टेटस के साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आ भी गया पार्लिमान के ऊपर। अब जब ये सारी सर्विस अनडू होगी, सारी रीप्रैक्टिस होगी, तो उनके ऊपर कहीं डिफेक्शन क्लास तो नहीं लगेगी? नहीं, देखिए ना, देखिए वो जो लोग थे वो, मुझे तो इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उसके मुताबिक तो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर किया गया है। इसका मतलब ये है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नोटिफिकेशन कराया था? मैंने कागज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमा कराए थे। इसका मतलब है कि इसी नुक्ते को तो सुप्रीम कोर्ट ने करेक्ट किया है कि जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था तो मुझे, आपने और मेरे जैसे और बेशुमार कैंडिडेट्स ने आपने उनको आजाद क्यों डिक्लेयर किया? आप संबल ना देते, लेकिन बहरहाल आपको आजाद। पॉलिटिकल पार्टी तो एग्जिस्ट करती थी, पार्लियामेंटी पार्टी तो एग्जिस्ट करती थी। जब वो मुझे आजाद डिक्लेयर कर दिया गया तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उस नुक्ते को भी दुरुस्त किया, और जो लोग उस मौके पे आजाद थे उन्होंने कहा कि अब उनके लिए 15 दिन का मजीद हम टाइम देते हैं कि वो अपनी मर्जी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे पार्लियामेंट, यानी कि जो जिन लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए अपनी एफिलिएशन दे दी थी, सर्टिफिकेट दे दिए थे, उनकी उस स्टेटस को नल एंड वाइड कर दिया गया। ये अब सारी प्रैक्टिस उस वक्त होगी जिस वक्त आजाद हैसियत से वो पार्लियामान में आए। बिल्कुल, अब ओरिजिनल हम 8 फरवरी वाली पोजीशन अच्छा, पे चले गए। अब 8 फरवरी की पोजीशन में अगर चले गए हैं तो ये जो मखसूस नशिस्तें नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, JUIF को या दीगर सियासी जमातों को मिली, और उनके बाद सेनेट के इंतखाबात हुए, चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात हुए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इंतखाबात हुए, तो जिस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज ही एक्चुअलाइज नहीं था, तो फिर इन इलेक्शंस की क्या वो दलील होगी? बिल्कुल, आपकी ये आपने बड़ा अच्छा और बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है। हमारी जो पार्टी के जो कानूनी माहिरीन हैं वो इसके बारे में मशावरत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि इसकी बुनियाद के ऊपर हमारी पंजाब के अंदर तकरीबन 2 हमारी जो सेनेट की नशिस्तें हैं पंजाब से वो हमारी बढ़ जाएंगी। ठीक। और KPK में तो खैर सेनेट के इलेक्शन हुए ही नहीं थे, तो इसका मतलब है कि तो इसलिए हमारे कानूनी माहिरीन इसके ऊपर मशावरत कर रहे हैं। तो वो 1-2 दिन के अंदर हम इसके ऊपर एक लाहेमल लेके आएंगे कि आया इसके लिए हम कोई आईनी और कोई कानूनी पटिशन दायर करेंगे कि नहीं करेंगे, वो 1-2 दिन में आपको पता लग जाएगा। चांसेस हैं कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में PTI जा सकती है? देखिए, अभी कबल वक्त है, आपको पता है कि कल एक शॉर्ट जजमेंट आई है। जब डिटेल जजमेंट आ जाएगी, मेरा ख्याल है कि हमारी पार्टी इसी हफ्ते के अंदर कोई इसके ऊपर कोई एक कानूनी लाहेमल तैयार ज़रूर करेगी। एक बड़ा अफसोसनाक केस इद्दत वाला जो है, मैं ज़ाती हैसियत में तो खैर इस केस के कभी भी हक़ में नहीं रहा और कभी मैं इसको अच्छा नहीं समझा मैंने। बहरहाल एक कोर्ट है, हर किसी का हक़ है, और उसमें एक सज़ा भी हुई, आज उसमें बरियत हो गई। इस बरियत के बाद तहरीक इंसाफ का मज़ीद मुराल बेहतर हुआ होगा? जी बिल्कुल, देखें, जैसे आपने ख़ुद अभी कहा कि एक बड़ा अफसोसनाक केस था कि पाकिस्तान की, और आई थिंक दुनिया की तारीख में इतना अजीब केस कभी नहीं हुआ होगा कि एक
एक शादी के ऊपर जो कि 6 साल से शादी पहले हो चुकी थी चेयरमैन इमरान खान और उनकी वाइफ बुशरा बीबी की, उसको एक केस को खोला गया और पूरे पाकिस्तान में मैं आपको यकीन दिलाऊं अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन, अक्रॉस द एथनिसिटीज़, हर बंदे ने पाकिस्तानी माशरे के अंदर इस केस को कंडेम किया। और मेरे ख्याल में आज ये बड़ा अच्छा दिन था कि अगर जो एक इतना जो गलत केस था, आज उसको कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया और उसके अंदर खान साहब, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की उसके अंदर बरियत होगी उस केस के अंदर। मेरे ख्याल में ये बड़ा अफसोसनाक केस था, लेकिन चले जी, अल्लाह ताला ने हमें इसमें खान साहब को और बुशरा बीबी को सरखुरू किया और हमें, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सारी औरतें इस पर बहुत खुश हैं, पूरा पाकिस्तान इस पर बड़ा खुश है तो एक नाजायज़ केस आज ख़त्म हो गया। तहरीक इंसाफ बड़ी जोश में थी कि आज बानी तहरीक इंसाफ नहीं तो कम से कम उनकी अहलिया आज उनसे है वो जेल से रिहा हो जाएंगी, लेकिन अभी उनके ऊपर दोबारा एक और तोशाखाना केस है, उसकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। जी, वो कहते हैं ना अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। देखिए, आप जैसे जानते हैं, आपके ये जो तमाम केसेस हैं, इन तमाम केसेस की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है। ये केस सिर्फ इमरान खान साहब को जेल में रखने के लिए है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमें अदालती और कानूनी इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जैसे ये पहले केस जो आपका तोशा खाना का, आपका उसका अलकादर का या बिद्दत का केस, जैसे ये केस सारे क्वाश हुए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो नैब का जो रेफरेंस है, ये भी इंशाअल्लाह ताला अदालतों में जाके ये क्वाश हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जल्द हमारे दरमियान होंगे इंशाअल्लाह। अभी मजीद आप समझते हैं कि जेल में रहेंगे दोनों साहब? नहीं, मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला ये बहुत जल्द इमरान खान साहब पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे। देखें, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वोटों के लिहाज से भी, इसकी तमाम सूबों के अंदर इसकी रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से भी, और ये मैं अभी सिर्फ फॉर्म 47 पे बात कर रहा हूँ। फॉर्म 45 में तो आपको पता है कि 2/3 से ऊपर सीटें पीटीआई जीत चुकी है, ठीक है। नूनी के पास सिर्फ 17 से 20 सीटें जिसकी बुनियाद पर उन्होंने हुकूमत बनाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद वोटर हमने 3 करोड़ वोट लिए है, बाकी तमाम जमातों ने मिलकर से हमसे कम वोट लिए है। इस टाइम जो अददी अक्सरियत है, जो अददी पोजीशन है पार्लियामान के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर, वो हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं बाय फार। हम तकरीबन 120 के करीब पहुंच जाएंगे ये मखसूस नशिस्तों के बाद जब हमें मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर। तो मेरे ख्याल में एक वैसी जमात जिसका लीडर जो कि पाकिस्तान की 80% अवाम में इमरान खान साहब सबसे मकबूल तरीन लीडर है, उनको जेल में रखना ये पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम को फ़रोग़ देता है। अच्छा राना साहब, सियासी लोग जो होते हैं वो सियासत के ज़रिए हल निकाला करते हैं और सियासत के ज़रिए ही मामला को आगे लेके चला करते हैं। आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएंगे जब आपको ये नशिस्तें मुयस्सर आ जाएंगी, और उसके बाद क्या बैद है कि आप और पीपल्स पार्टी कहीं आपस में गुफ्तगू हो और आपका एक ऐसा नंबर बन जाए, मैजिक नंबर, के जिससे आप हुकूमत फॉर्म कर सके पीपल्स पार्टी के साथ मिलके और अदम एतमाद आ सके, और तारीख़ अपने आप को वैसे ही दोहराए जैसे बानी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई थी? क्या ऐसी कोई थाट आपकी जमात के अंदर प्रिवेल कर रही है? कोर कमेटी में आप बैठते होंगे, डिस्कशन करते होंगे उसमें कोई? देखिए, मैं तो खैर कोर कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो पार्लियामानी पार्टी का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज भी खान साहब ने, इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में साफियों से गैर, देखिए आप एक ही हल है इस सारी सिचुएशन का, वो ये है कि एक नए इंतखाबात, फ्री एंड फेयर इलेक्शन दोबारा करवाए जाए और तमाम जमातें बैठें, वो एक ऐसा इलेक्शन करवाया जाए जिससे तमाम जमातें आपस में मुत्तफिक हों और उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर। देखें ना, ये इलेक्शन तो इतने मशकूक हो गए। आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ने जो किया है, कल सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो मेरे कहने का मतलब है लेकिन नए अगर नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो फिर सर इतना पैसा कहाँ से आएगा? फिर बात यह है कि माजी में हमने देखा कि आपकी हुकूमत थी, आप लोगों ने असम्बली तोड़ी, 3 माह में इलेक्शन करवाने थे, पीटीआई क्या क्या के थक गई, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या के थक गई और 9 महीने निगरान हुकूमतें बैठी रह गई। तो कोई ऐसा ना हो कि नए इलेक्शन की आड़ में फिर कोई ऐसा सेटअप आ जाए, फिर अगले 2 साल वही सेटअप चलता रहे, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, हमारा जो सारा जो मौक़िफ़ है वो आइन और कानून के ताबे है। देखिए, जब भी पहले भी जो फैसला हमने किया था वो हमने आइन और कानून के ताबे होकर किया था। देखिए, हमें इस मुल्क में जब भी कोई फैसला, जब भी कोई सियासी लीडर फैसला करता है, वो आइन और कानून को सामने रख के ही करता है। वो ये तो इस खौफ में तो फैसला नहीं करता कि अगर मैंने ये कोई आइन और कानून को मैंने फॉलो किया तो कोई और चीज़ ना हो जाए। देखिए, अगर तो हुकूमत बनाना हमारा मतमा नज़र हो तो वो आपने बिल्कुल दुरुस्त बात फरमाई है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी जो सूरत हाल है इस वक्त, जो कि आम आदमी का जो जीना
बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। मैं आपको ऑनेस्टली ये बात बता रहा इसमें हूँ। कोई शक नहीं। आप सर महंग- आखिर में एक महंगाई जी की जी प्लीज प्लीज जो महंगाई की शरह है, जो हर चीज़ है, उसके लिए आपको एक पूरे मुल्क को आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म करने पड़ेंगे, पूरा आपको हर चीज़ को करना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे हो सकता है जब एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आएगी कि वो जमात हुकूमत करे जिस जमात को अवाम ने मैंडेट दिया है। अगर तो हम भी ये बंदरबांट करना चाहें कि जी चलें जी हम भी वजारतों को मज़े ले लें, खान साहब भी वज़ीर आज़म बन जाए, खान साहब का और हमारी जमात का ये मतवा नज़र नहीं है। हम ये चाहते हैं कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एक वो प्रोसेस, या तो आप उसे करेक्ट कर दें जो है। सर फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे खान साहब खुद कह गए पता नहीं आखिरी दफ़ा कब हुए थे कब नहीं हुए थे। ये बताएं जी बड़ी शहर इक़्तिदार में स्पेकुलेशन चल रही है कि जी और बहुत सारे सियासी प्रधान जो हैं वो ये प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्द तहरीक इंसाफ के अंदर से कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, कभी किसी का नाम आ जाता है वो उसे लीड करेगा, कभी किसी का नाम आ जाता है। कोई ऐसी आपको सिम्टम नज़र आती है कि पार्लिमानी पार्टी में जब बंदा बैठता है तो बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है? नहीं देखिए, ऑनेस्टली मैं आपको बात बताऊँ कि ये बातें सिर्फ हम भी मीडिया और सोशल मीडिया पे सुनते हैं, प्रोपेगेंडा। मैं आपको यकीन हद तक दिलाता हूँ कि कम से कम मेरे नॉलेज में और मेरी ऑब्जर्वेशन के अंदर और जो मैं पार्टी में मैं देखता हूँ, पार्टी यूनाइटेड है, आइडियोलॉजिकली भी और पॉलिटिकली प्रैक्टिकली भी। तमाम लोग इमरान खान साहब की क़यादत में बिल्कुल मुत्तहद हैं, क्योंकि और पार्टी में किसी किस्म की कोई दरार नहीं है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ मीडिया स्पेकुलेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया राना आतिफ साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, आपने राना आतिफ साहब की गुफ्तगू सुनी। तहरीक इंसाफ के अंदर ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है और ना ही ऐसी कोई थॉट है और ना ही ऐसे कोई लोगों की जो है वो बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है राना आतिफ साहब के बकौल। और पार्टी यूनाइटेड है, मुत्तहद है और बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए मुतहरिक है। नाज़रीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो आज के फ़ैसले आए हैं, जो मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले हैं, उसके हवाले से लीगल पॉइंट डिस्कस करेंगे। सेक्रेटरी बार इस्लामाबाद बार एसोसिएशन हसन जावेद मेरे साथ होंगे, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ हसन जावेद शोरश साहब होंगे, सेक्रेटरी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है। इनसे गुफ्तगू करेंगे बिलखसूस जो कल फ़ैसला आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, आज एक फ़ैसला आया इद्दत केस के हवाले से, और इसके अलावा जो लीगल फर्टिनिटी है वो क्या महसूस करती है बिलखसूस जिस वक्त जो जजेस साहबान की तज़हीक या उन पर तनकीद होती है, उनकी किरदार कुशी होती है, उसके हवाले से इनका क्या लाया अमल है। बहुत शुक्रिया हसन जवेद साहब टाइम देने का। सर ये फरमाइएगा कि मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आपकी नज़र से गुजरा होगा, अब एक अमूमी राय ये है लोगों के सामने जो डिबेट है कि जो प्रे मांगी नहीं गई थी वो दे दी गई। सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ के हक़ में जो फ़ैसला आया ये जेन्युइन बात है कि तहरीक इंसाफ ने वो प्रे नहीं की थी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई थी और उसका एक लॉ पॉइंट था, आइन की तशरीह करनी थी, जो क्रिटिसिज्म हम देख रहे हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस पर? जी बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। सबसे पहले तो देखें, ये जो फ़ैसला कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो रिज़र्व सीट्स के हवाले से जो आया है सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, इसमें देखें जो बेसिक ये सारा राउंड ऑफ लिटिगेशन स्टार्ट हुआ ना जी, यानी ईसीपी का ऑर्डर आया था गालिबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जी, 1 मार्च को गालिबन आया था फ़ैसला जी, और सब्सिक्वेंटली फिर वो ईसीपी का डिसीजन जो है वो चैलेंज हुआ पेशावर हाई कोर्ट में, और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला फिर सब्सिक्वेंटली चैलेंज हुआ बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिस पे कल जो है वो डिसीजन आया। इसमें जो बेसिक क्वेश्चन था बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जिसको फिर सब्सिक्वेंटली चैलेंज किया गया पेशावर हाई कोर्ट के सामने, उसके साथ वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 जो है वो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट हैं, वो सीट्स इन नेशनल असम्बली को डिस्कस करता है, फिर नेशनल असम्बली की सीट्स में फिर वो रिजर्व सीट्स को डिस्कस करता है, आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। फिर वो 51 के अंदर जो रिजर्व सीट्स की एलोकेशन है उसके लिए कुछ कंडीशंस इंपोज करता है। उस कंडीशंस के अंदर ये है कि तो प्रोपोर्शनेट शेयर होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ का ऑन द बेसिस ऑफ द सीट्स जो जीत के पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर आई हैं, उसके नतीजे में उनको हर पार्टी को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो सबमिट करवानी होती है। तो यहाँ पर सिचुएशन ये थी कि इलेक्शन से कबल पीटीआई का इंतखाबी निशान जो है वो उसके हवाले से एक फ़ैसला आ गया था इलेक्शन कमीशन का, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी, कि जिसमें पॉलिटिकल उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बुनियाद पर उनसे निशान वापस ले लिया गया था। उनके तमाम उम्मीदवारान आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर हो गए, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा। लेकिन सब्सिक्वेंटली जब वो इलेक्शन लड़ के असम्बली के अंदर पहुँच गए, फिर ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के शेप में होंगे, उसको ज्वाइन करेंगे तो रिजर्व सीट्स मिलेंगी। उस मौके के ऊपर उन्होंने फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की चॉइस की,
दो के सब कुछ उनके कुछ यानी 80 उम्मीदवारों में से 39 एफिडेविट जो है वो पीटीआई की ज्वाइनिंग के सबमिट करवा दिए थे, 41 जो थे वो उस तरफ चले गए। तो ये बेसिक कंट्रोवर्सी थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने अगर लिस्ट अपनी सबमिट नहीं करवाई, एक पॉलिटिकल पार्टी ने प्रायोरिटी लिस्ट अगर सबमिट नहीं करवाई, और अगर लोगों ने अप्लाई नहीं किया उसके लिए, तो क्या उनको एलोकेट किए जा सकते हैं कि नहीं। अब उससे रिलेटेड जो आप कह लीजिए कि आर्टिकल 51 की परसोनेंस में इलेक्शन एक्ट 2017, फिर इलेक्शन रूल्स, यानी आप ये कह रहे हैं कि उसमें जो प्रोसीजर पूरा दिया गया रिजर्व सीट्स के बारे से, उसमें तो यही है कि आपने लिस्ट सबमिट करवानी है तो आपको अकॉर्डिंगली वो मिलेगी उसके अंदर। लेकिन यहाँ लिस्ट नहीं थी, और ये क्वेश्चन था जो बिफोर पेशावर हाई कोर्ट रो आया, उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड किया कि ये सीट्स के हकदार नहीं नहीं, ये सवाल ये है कि ये तो तय हो गया, अब फैसला तो ये होना था कि सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का राइट है या नहीं। अब जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, जो हुकूमती लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के हक में जो फैसला दिया गया वो बनता नहीं था, आप भी इससे कन्विंस है? देखिए, मैं इसमें इतना हूँ, ये जो कल का फैसला है, मेजॉरिटी फैसला जो है, उसमें देखिए दो, एक वो नोट है कि जो जनाब चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने लिखा है, और एक वो है कि जो 5 जजेस का एक जो मेजॉरिटी डिसीजन है या जिसके हवाले से इस पे जो इस वक्त जो एक डिबेट है लीगल हलकों के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड जितने आप कह लें कि लोग हैं उनके अंदर, वो ये है कि कानून इसके हवाले से आइन साइलेंट था कि अगर कोई पार्टी लिस्ट सबमिट नहीं करती है, यानी कट ऑफ डेट तक अगर उसकी कोई लिस्ट नहीं आती है, तो उनको तो नहीं मिलेंगी सीटें। कानून ये कहता है अगर उनको नहीं मिलेंगे तो क्या दूसरों को दी जा सकती हैं, जिस तरह के इलेक्शन कमीशन के फैसले में दी गई थी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि जो पार्टी बन गई इलेक्शन कमीशन में उन्होंने कहा जी हमें उनको सीट्स ग्रांट कर दी गई। तो ये क्वेश्चन था कि जिसको वो किया गया। कल जो ओवरऑल पर्पसिव इंटरप्रिटेशन जो है उसने प्रिवेल किया है जी सुप्रीम कोर्ट में, यानी एक तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में जब हम जाते हैं, लॉ की इंटरप्रिटेशन पे जाते हैं, तो उन्होंने जो मेजॉरिटी डिसीजन है वो ये है कि पर्पसिव, उन्होंने कहा जी कि जो ये है जीत के जो पार्टी आई है उसको उसकी सीट्स मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा पीटीआई जीत के आई है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इसके हवाले से ज़ाहिर है आइंदा भी इसके डिबेट होती रहेगी कानूनी और आइनी हवालों से, इसके पहलुओं के हवाले से, लेकिन पर्पसिव इंटरप्रिटेशन ने इसको प्रिवेल किया। लेकिन जो नोट है जनाब चीफ जस्टिस साहब का और जनाब जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का, उसकी एक हल्की सी झलक जो है ना हमें इलेक्शन कमीशन में मिलती है, जब मेंबर पंजाब का एक एडिशनल डिसेंटिंग नोट है जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को दी जा रही, तो उन्होंने कहा था कि आप इनको तो नहीं मिलेंगी क्योंकि इन्होंने लॉ को फॉलो नहीं किया, लेकिन क्या दूसरों को मिलेंगी, इस हवाले से कानून खामोश है। तो इसके हवाले से उनका डिसेंटिंग नोट था। तो मैं ये समझता हूँ कि लॉ की रिक्वायरमेंट जो थी उसके ऊपर जो है वो उस पर लॉ खामोश था, तो पर्पसिव इंटरप्रिटेशन की गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। ये बताइएगा कि एक चीज़ सामने आ गई, एक फैसला सामने आ गया, लार्जर बेंच का फैसला था, 8-5 से फैसला सामने आया। अब उस फैसले में आम फहम बंदे को समझ आए ना आए, लेकिन जो लीगल फर्टिनिटी है, जो पॉलिटिकल फर्टिनिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट है, वो समझते हैं कि इसमें चीज़ें मज़ीद इलेबोरेट होनी चाहिए। अब ये इस्तेहकाक सियासी जमातों का है कि उसकी अपील दायर करे, रिव्यू दायर करे, या इलेक्शन कमीशन का है कि वो उसमें रिव्यू दायर कर सकता है? क्या आप क्या समझते हैं कि पहला स्टेप जो है वो इलेक्शन कमीशन भी जा सकता है और ये लोग भी जा सकते हैं या नहीं जा सकते? देखिए मुकदमा जो है वो उसमें एक तो बिल्कुल रिव्यू भी वो जो भी देखें, जो भी जिससे एग्रीड पार्टी उसमें वो जा सकती है उसके अंदर। लेकिन जो असल क्वेश्चन इसके अंदर काशिफ साहब वो जो है ना वो ये है जो इसके ऊपर बात हो रही है, जो आपने भी बात की कि फरीक पीटीआई नहीं थी इसके अंदर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी। क्लेम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तो मुस्तरद कर दी गई अपीलें ना, अपीलें मुस्तरद कर दी गई ना, यानी सुन्नी जो तो इसका मतलब ये तो तय हो गया कि अगर किसी सियासी जमात ने प्रायोरिटी लिस्ट जमा नहीं कराई तो उसका इस्तेहकाक नहीं है। इस्तेहकाक ये तो कानून वादे है इसके ऊपर, लेकिन इलेक्शन एक्ट भी यही कहता है, उसका 104 सेक्शन भी यही कहता है, इलेक्शन रूल्स भी कहते हैं, रूल 92 और 94 के अंदर जो इलेक्शन रूल 2017 उसके अंदर भी कि यानी उसमें जो उसमें लॉ में प्रोवाइड किया गया ना काशिफ साहब, वो ये किया गया है कि पूरी लिस्ट जो एक तो जो लिस्ट जमा करवाएगा उसको मिलेंगी, सेकेंडली उसमें अमेंडमेंट और एडिशन डिलीशन भी नहीं हो सकती, वो एग्जॉस्ट होगी तो उसके बाद नया नाम उसके अंदर ऐड होगा। तो गोया जिस पॉलिटिकल पार्टी ने लिस्ट जमा नहीं करवाई उसको सीटें तो नहीं मिलेंगी, कानून इस पे वादे है। लेकिन इनको इसलिए दिया गया, यानी आप कह लीजिए कि यानी स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर इनको 15 डेज का टाइम जो है वो दिया गया। जो आप स्पेशल सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे हैं, ये हम तवातुर से देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो है वो पॉलिटिकल केसेस हो, वो किसी भी सियासी जमात के हो, मैं सिर्फ ये तहरीक इंसाफ की बात नहीं करता, उनको पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस स्पेशल हमेशा दिए गए हैं, आम आवाम को नहीं दिए गए। इद्दत केस का फैसला आ गया और हाई कोर्ट ने कहा कि इसको इस टाइम स्लॉट के अंदर आप इसका फैसला कीजिए।
मैं तो ख्वाहिशमंद इस बात का हूँ कि आम लोगों के लिए भी कोई टाइम स्लॉट जो है वो हाई कोर्ट, मोहतरम हाई कोर्ट जो है वो उसको डिसाइड करे कि जी आप इतने अरसे में इसका ट्रायल वाइंड अप करें। इद्दत केस का फैसला आ गया, इद्दत केस के फैसले के बाद भी ये चीज़ है कि भले जो भी है एग्रीव पार्टी यानी कि जो मुद्दई मुकदमा है वो इस फैसले को हाई कोर्ट में आप चैलेंज करेंगे अगर वो करना चाहें। जी जी बिल्कुल, देखिए अपील में तो आगे जाएंगे, लेकिन जो आपने पहले बात की ना जी काशिफ साहब, यानी ये नॉर्मल कोर्स के अंदर भी हमारे यहाँ ये होता है, लेकिन ज़ाहिर है वो लाइमलाइट में आते नहीं है केसेस कि पार्टीज जाती हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट सर्टन केसेस के अंदर डायरेक्शन दे देती है कि विद इन 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ इनको जो है आप कंक्लूड कर दीजिए। तो ज़्यादा डायरेक्शन हाई कोर्ट सर्टन केसेस के अंदर देती है और लोअर कोर्ट्स जो हैं उनको फॉलो करना उनके ऊपर बाइंडिंग होता है। जो ये इद्दत केस का आज फैसला आया है, ज़ाहिर है इसके हवाले से आज ही ये फैसला हुआ है। ये प्राइवेट कंप्लेंट थी, उस प्राइवेट कंप्लेंट के ऊपर पूरा ट्रायल चला, उसमें एक डिसीजन हुआ, फिर वो अपील में आए ऊपर। अपील भी बहुत आप कह रहे हैं अप्स एंड डाउन्स के अंदर, आपको पता ही है उस पर यानी डिस्ट्रस्ट भी शो किया गया, फिर ये ट्रांसफ़र की गई अपील्स जो हैं वो जो जहाँ से फैसला आया। तो अब ज़रा पार्टीज जो है इसके ऊपर जाएंगी और जाके अपील हाई कोर्ट के अंदर जो है इसको। अच्छा, आज का जो फैसला था उसके बाद ये था कि अगर कोई दीगर मुकदमा नहीं है, कोई उसमें किसी में गिरफ्तारी मतलूब नहीं है तो रिहाई मुमकिन हो जानी थी मुलजमान की जिनको बरियत मिली। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की बात मैं कर रहा हूँ, उनकी एक और केस में गिरफ्तारी जो है वो डाल दी गई है तोशा खाना में। गिरफ्तारी तो बहरहाल डालने के बाद तो रिहाई मुमकिन नहीं होगी। नहीं। अब जो दीगर मुकदमात हैं यानी कि अगर कोई इंसदादी दहशतगर्दी के मुकदमात है, कोई और मुकदमात है, इसका फ्रेमवर्क क्या है कि या उन मुकदमात में बरियत हो या जमानतें सब में हो, जितने भी मुकदमात आपके ऊपर, उसके बाद ही आप रिहा हो सकते हैं। देखिए जितने क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, क्रिमिनल ट्रायल्स चल रहे हैं, उनमें या तो बेल ग्रांट हो एक्यूज पर्सन को, परमानेंट बेल यानी बेल उसी कंफर्म हो, यानी उसको बेल अलाउ हो जाए। यार ये तो वो बिफोर अरेस्ट है या पोस्ट, अब तो पोस्ट अरेस्ट होगी ना, ये गिरफ्तारी इनकी डल चुकी है उसमें, तो पोस्ट अरेस्ट बेल होगी। इनकी बेल कंफर्मेशन हो या एक्विट हो, उन दोनों सूरतों के अंदर जो है वो उनको वो बाहर आने की यही सूरत है। उसके अंदर अगर किसी एक भी मुकदमे के अंदर वो उनकी जमानत नहीं होती और या एक्विट नहीं होते, तो फिर भी इनको बिहाइंड द बार रहना पड़ेगा एक्यूज पर्सनस को, क्योंकि उसके लॉ यही कहता है कि तुम किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं है। आज भी फैसले के अंदर जो आया जैसा नहीं लिखा है कि अगर किसी और केस में ये मतलूब नहीं है तो इनको जो है वो रिहा कर दिया जाए। अच्छा, ये बताएं कि आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक बार है, उसके वोटर हैं 5-7-8 हज़ार वोटर होंगे आपके, जो जिसके आप सेक्रेटरी हैं। इस वक्त जो मुल्क में माहौल चल रहा है, और ये तो डिसाइडेड बात है कि वकला भी सियासी तौर पे तकसीम है, लेकिन किसी एक पॉइंट पे, मिनिमम 2 पॉइंट पे वकला इकट्ठे नज़र आते हैं कि आइन की बालादस्ती हो, कानून की बालादस्ती हो, इस तरह का जो फ्रेमवर्क है। तो आजकल का जो माहौल चल रहा है उसमें किस हद तक सफोकेशन पाई जाती है आपके लोगों की सफ़ों में, आपके वोटर्स में, और आप क्या सोच रहे हैं कि इस तरह के माहौल में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? देखिए काशिफ साहब, मैं सच्ची बात ये एज ए लीगल प्रैक्टिशनर भी और आप कह लें एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी, ये जिसे सफोकेटेड इन्वायरमेंट की जो आपने बात की ना, ये हमारी हिस्ट्री रही है और इसमें मुख्तलिफ अदवार ऐसे गुजरते रहे हैं जिसमें किसी ना किसी हवाले से सफोकेशन रहती है जो नहीं होनी चाहिए। हम एज ए बार रिप्रेजेंटेटिव या हम ये समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ और सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बेसिक रिक्वायरमेंट हैं किसी भी सोसाइटी के फ्लरिश करने के लिए, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर भी। अब शावर हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी जिसका हमने पहले शुरू में जिक्र किया, जिस तरह रिजर्व सीट्स के अंदर, उसमें बड़ी ज़बरदस्त एक डिबेट की है उसके अंदर शावर हाई कोर्ट ने। उसके अंदर यानी वो फैसला तो सेट असाइड हुआ है, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर उसमें पोलिटिकल पार्टीज़ के रोल को, जिसमें उन्होंने पुराने फैसलों का भी हवाला देते हुए कहा कि ये जो आज़ाद माहौल के अंदर जो है ना, वो जहन भी नमू पाते हैं और कौमें भी तरक्की नमू। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हम ये समझते हैं कि इस माहौल से निकलने के लिए आगे मूव करने की ज़रूरत है। आपकी जो एसोसिएशन है वो भी इस बात पे परेशान है, उसमें एंजाइटी है कि जो मोहतरम जज साहब हैं हाई कोर्ट के, तारिक महमूद जंगीरी साहब, उनके ऊपर एक केस फाइल हो गया कि उनकी डिग्री के ऊपर एक सवाल उठा दिया गया। तो क्या उसके ये नहीं समझते कि ये कुछ स्पेशल सरकमस्टांसिस की वजह से ये बात सामने आई है, या ये ओवरलुक हो गया उन लोगों से जिन्होंने उनकी अपॉइंटमेंट की और उस अपॉइंटमेंट के दरमियान तमाम डॉक्यूमेंटेशन चीज़ें जो उन्होंने देखी होंगी, तो ये अब क्यों ऐसा मामला है? देखिए काशिफ साहब, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखें, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदलिया जो है ना, ये बेसिक आइनी जो है आपके लिए की रिक्वायरमेंट है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अंडरमाइन किसी भी सूरत नहीं किया जाना चाहिए और हमारी बार एसोसिएशन इसके हवाले से बड़ी क्लियर है और हमने अपना स्टांस भी इसके ऊपर दिया है। ये जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब वाला मामला जिसका आपने जिक्र किया है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक बंदा एडवोकेट जनरल रहा, एक बंदा जो है नैब के अंदर उसने लीगली उसको सर्व किया,
एक बंदा फिर सब्सिक्वेंटली हाई कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट रहा, फिर एक बंदा जो है हाई कोर्ट का जस्टिस बन गया, प्रॉपर ड्यू प्रोसेस के बाद उसकी अपॉइंटमेंट होती है, और सब्सिक्वेंटली अचानक सर्कमस्टांसिस के अंदर जो है स्पेशल सर्कमस्टांसिस में उसके ऊपर एक एलिगेशन, और एलिगेशन भी क्या है कि सोशल मीडिया के ऊपर तूफान मचा हुआ है। तो हम ये समझते हैं, इसको बिल्कुल कंडेम करते हैं और बार एसोसिएशन को कंडेम किया है। ये बड़ी ज्यादती है, और एक फर्द के जिसके बारे में उसका कोई मालूम भी नहीं अभी तक, उसकी ऑथेंटिसिटी वेरिफिकेशन उसकी नहीं हुई अभी तक चीज़ों के हवाले से, जो ड्यू प्रोसेस के बाद होगी, सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया। तो इसलिए हमने इसको बार ने कंडेम भी किया है, और बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिशरी के साथ आज़ादी और खुद मुख्तारी अदलिया की जो है उसके साथ बार एसोसिएशन खड़ी है। और जस्टिस जहांगीरी साहब के हवाले से इससे पहले कबल इसके कोई ऐसी चीज़ जो है वो सामने नहीं आई। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने हसन जावेद शोरश साहब की गुफ्तगू सुनी। आज़ाद अदलिया के लिए कोशिश करना, जहाँ वकला की जिम्मेदारी है वहाँ पे सोसाइटी के हर जी होश बंदे की जिम्मेदारी है, क्योंकि अदलिया आज़ाद होगी तो इंसाफ जो है वो होता हुआ नज़र भी आएगा। नाज़रीन, एक ब्रेक का टाइम हुआ है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ पीपल्स पार्टी के जुल्फ़कार अली बदर साहब होंगे इस सेगमेंट में, और ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के तर्जुमान भी हैं। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार साहब टाइम देने का। सर, ये फरमाइएगा कि आपकी बजट के दिनों में नून लीग के साथ कुछ थोड़ी बहुत खफगी थी, कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर एक कमेटी बना दी गई और उस कमेटी के मुज़ाकरात भी हुए। वो बताएंगे सर कि क्या वो मुज़ाकरात में कंक्लूड हुआ, क्या मुआहदे हुए, क्या वादे वईद हुए, वो पूरे हुए कि नहीं हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काश साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात बताई थी कि जो बजट के हवाले से जब डिस्कस किया जाता है तो उसमें ऑपोजिशन की जमातों को भी और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को भी बातचीत उनसे की जाती है, और खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों के साथ, क्योंकि ये हुकूमत बनी हुई थी तो उस हुकूमत को चाहिए था, हुकूमत में बैठे हुए लोगों को जो बजट की तैयारी कर रहे थे, कि पीपल्स पार्टी चूंकि उनके वोटों के साथ ये हुकूमत मारते वजूद में आई है तो उनको उनके साथ मुशावरत की जाती। तो उस टाइम पे लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तहफ़्फ़ुज़ात शो किए। तो उसके बाद फिर जब बातचीत हुई, मामलात हुए, तो खास तौर पे जो एक मेन चीज थी वो थी जो सनाब जदगान के 2.1 मिलियन 21 लाख घरों के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया हुआ था, उसका जो प्रॉमिस था वो रुका हुआ था। तो इस वजह से हमने कहा कि हमारे से बातचीत होनी चाहिए, और जो सनाब जदगान के हवाले से खास तौर पे फंड्स है वो जारी करने चाहिए ताकि उनका घर बना के दिया जाए और आगे चला जाए। तो उस हवाले से बजट में फंड्स वगैरह एलोकेट कर दिए गए? देखिए, ये तो एग्जैक्ट हमें तो उन्होंने यही कहा है कि कुछ ना कुछ बजट में थोड़े थोड़े करके हम दे देंगे। अब ये जैसे जैसे बजट चलता है, आगे चलते हैं, और जैसे जैसे वो किस्तें रिलीज करते हैं, मामला चलते हैं, मेरा ख्याल से कि फेडरल गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट को फंड देगी, और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने और बाकी उनकी टीम ने जो वादा किया है, मेरा ख्याल से कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो हम चलते हैं। जुल्फ़कार अली बदर साहब, ये फरमाइएगा कि ये मखसूस नशिस्तों का फैसला आया और वो फैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में आया, उसके जवाब में पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी, नून लीग भी और दीगर सियासी जमातें भी जिन्होंने मखसूस नशिस्तें ली हुई थी। आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, और पीपल्स पार्टी इसके रिव्यू में जाने का कोई इरादा रखती है? कोई डिबेट हुई है ऐसी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक तो अदालत का जो भी फैसला है उसको हम एहतराम करते हैं, और ये ऐसे ही है कि जैसे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट चूंकि एक अपीलेंट कोर्ट है, उसके अंदर जो रिलीफ मांगता है उसी को रिलीफ देना चाहिए। ये रिलीफ पार्टी ए ने मांगा और रिलीफ पार्टी बी को दिया गया, और इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें अंदर अपने तमाम जो वकला टीम है, लीगल टीम है, उससे मुशावरत करेगी। पीपल्स पार्टी ने इसमें बिल्कुल रिव्यू में नहीं जाना। इसमें अगर रिव्यू में जाएगा तो कैबिनेट में अपना डिसीजन करना है, और कैबिनेट फिर देखेगी कि उन्होंने इस फैसले के खिलाफ रिव्यू में जाना है या नहीं। सर, जरदारी साहब को तो मुफाहमत का बादशाह कहते हैं, उन्होंने परफॉर्म भी किया, बड़े ठंडे तरीके से चलते हैं, बड़े ठंडे खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी हालिया लाहौर उन्होंने विज़िट किया तो मैंने कहीं देखा नहीं कि मरीम नवाज साहबा जो वज़ीर आला है उनकी मुलाकात हुई हो, कोई रिसेप्शन हुआ हो। क्या उनकी मुलाकात वगैरह कोई हुई है सर? नहीं, मेरे नोटिस में नहीं है कोई चीफ मिनिस्टर पंजाब उनको लेने एयरपोर्ट गई हो या कोई मुलाकात हुई हो। उन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा था, लेकिन प्रोटोकॉल यही कहता है कि चीफ मिनिस्टर को मौके पे मौजूद होना चाहिए था।
सर, ये आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि हम हुकूमत बनाना भी जानते हैं, गिराना भी जानते हैं, नून लीग से हुकूमत चल नहीं पा रही, और मैं तो तवातुर से एक बात कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने सहूलतकारी दी हुई है फेडरल में हुकूमत साजी के लिए। तो सर, ये जो जुमले हैं, इन जुमलों का क्या मतलब समझे आम आवाम? देखिए, इस जुमलों को यही समझे कि पीपल्स पार्टी की के वोटों से हुकूमतें बनती हैं और उनके वोटों से गिरेंगी, तो लिहाजा कि जो भी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, क्योंकि मुशावरत और वोटों से बनी हुई है, तो पीपल्स पार्टी ने ही फैसला करना है कि जब तक वो चाहेंगे ये हुकूमत चलेगी। तो सर, ये फरमाइएगा कि जो तहरीक इंसाफ को अगर मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो उनकी मजीद पोजीशन बेहतर हो जाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी अगर सपोर्ट नहीं देगी तो हुकूमत, नून लीग की हुकूमत टॉपल नहीं हो सकती। तो क्या पीपल्स पार्टी का अंदर कोई ऐसी थॉट, कोई ऐसे एलिमेंट हो जो PTI के साथ ज्वाइन करना चाहते हो फ्यूचर में जाके? कोई ऐसी गुफ्तगू तो नहीं कहीं नजर आ रही है, हो रही कहीं पे? बिल्कुल भी ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं है। अभी तक ये जो हुकूमत चल रही है इसी की सपोर्ट में है और इसी को चलाएंगे, क्योंकि हमने पार्लिमानी निज़ाम चलाना है, जमहूरियत को बचाना है, चलाना है। तो लिहाजा इस किस्म की कोई ऐसी बातचीत नहीं है कि हम इस हुकूमत को छोड़ के किसी और तरफ कोई बात या कोई और राब्ता करें। मतलब पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो रोमांस है वो अभी चलेगा? रोमांस नहीं है, ये सिर्फ हमने निज़ाम को बचाने के लिए उनको वोट दिए हुए हैं और हम निज़ाम चाहते हैं, पार्लिमानी निज़ाम चले, जमहूरियत चले और बस इसी तरह मामला चले। बदर साहब, शराकत इक़्तिदार का फार्मूला पंजाब में भी कोई बनने जा रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग का, या नहीं? पीपल्स पार्टी ना फेडरल गवर्नमेंट में हुकूमत में है, ना पंजाब गवर्नमेंट में है और आगे कोई इरादा भी नहीं है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में आए। तो लिहाजा जिस तरह चीजें चल रही हैं इसी तरह ही है। यानी कि पंजाब में भी आप किसी किस्म की कोई वजारतें लेने में इंटरेस्टेड नहीं है? नहीं, कोई ऐसा इरादा नहीं है। अच्छा, ये तहरीक इंसाफ के जो फैसला आया मखसूस नशिस्तों का, इसके बाद एक नई डिबेट शुरू हो गई है कि जो सेनेट के इलेक्शन हुए और जो सेनेटर्स मुंतखब हुए सिंध से, पंजाब से, बलूचिस्तान से, वो नंबर एक्चुलाइज नहीं थे। फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, वो भी नंबर एक्चुलाइज नहीं थे। तो इस फैसले के बाद तो उनके ऊपर भी सवाल उठेगा, उनके हवाले से भी तहरीक इंसाफ कोई ना कोई पटिशन या कोई ना कोई लाएअमल बनाएगी। तो पीपल्स पार्टी इसको कैसे काउंटर करेगी? देखिए, अगर उनको नंबर उनके MNAs MPs के दे भी दिए जाए तो पीपल्स पार्टी और जो हुकूमती जमातें थी उनके पास मुनासिब नंबर था कि वो अपने सेनेटर्स भी मुंतखब कर पाते और अपना प्रेसिडेंट भी मुंतखब कर पाते। लिहाजा इसमें लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम है, ना कोई नजर आएगी, क्योंकि नंबर उनके बढ़ भी जाए तो वो कुछ नहीं कर सकते। बदर साहब, पंजाब की अगर हम बात करें तो वज़ीर आला साहिबा मरियम नवाज साहिबा की जो अब तक की कारकर्दगी है, पीपल्स पार्टी उससे किस हद तक मुतमईन है, या ये कहा जाए कि उनकी जो एक्टिविटी है या जो उनकी एफर्ट है वो राइट डायरेक्शन पे है कि कुछ अरसे बाद जाके आवाम को कोई बेहतर सहूलत मिलना शुरू हो जाएगी, कोई आसानी आना शुरू हो जाएगी? देखिए, अभी तक तो कोई चीज ऐसी नजर नहीं आई, लेकिन आगे जाके कोई चीज नजर आई तो पीपल्स पार्टी जरूर अप्रिशिएट करेगी। और आपने कोई तजावीज़ भी अभी तक नहीं दी? नहीं, हमारी से कोई तजवीज ली नहीं गई। तो हमारे साथ तो यही है कि हमारे जो यहाँ पे MPs MNAs जीते हुए हैं उनको भी जो है वो टाइट किया जा रहा है और उनसे भी जो उनके जायज काम है उसको भी रोका जा रहा है। तो लिहाजा हम तो इसी चीज पे आवाज उठाते हैं कि पंजाब के अंदर रह के भी हमारे जो लोगों के काम है वो होने चाहिए। वो जो टाइट किया जा रहा है वो वाया ब्यूरोक्रेसी किया जा रहा है या सियासी तौर पर टाइट किया जा रहा है? जी, ब्यूरोक्रेसी और जो है इसी तरह इंतजामिया, इन्हीं की तरफ से हमें शिकायत है। पीपल्स पार्टी के लोगों की बात सुन के उनको रिलीफ दें। बदर साहब, ये जो इस टाइम मरकज़ की हुकूमत है उसकी पॉलिसियों का इम्पैक्ट भी अवाम पे है, प्रोविंसेस की पॉलिसियों का इम्पैक्ट भी अवाम पे है, तो आपके ऊपर कितना प्रेशर है आपके वोटर्स की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से, कि जो भी इस टाइम दबाव आ रहा है वो दबाव पीपल्स पार्टी के ऊपर भी तो आ रहा होगा पब्लिक की तरफ से, कि इससे ईज आउट कैसे हुआ जाए? देखिए, इसमें टाइम लगेगा, मुश्किल फैसले करने पड़े और ये जो मुश्किल फैसले हैं, इस मुश्किल फैसलों की वजह से तमाम लोगों को परेशानी है। पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको भी महंगाई का और मुश्किल फैसलों का सामना करना पड़ा है। पहले भी जो है वो ये मामला हुआ था और अभी भी ये मामला चल रहा है। तो लिहाजा हम तो अभी फिलहाल बर्दाश्त ही कर रहे हैं और अभी देखते हैं कि आगे किस तरीके से क्या बेहतरी आ सकती है। तो इसमें मुझे लगता है कि अभी टाइम लगेगा। बर्दाश्त कितना अरसा मजीद चल सकती है आपकी? ये तो जब तक पाकिस्तान पॉलिटिकली इकोनॉमिकली अपने पाँव पे ना खड़ा हो, मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।
और यही जो पार्लिमानी निज़ाम है, यही जो इत्तेहाद है, यही मजबूती से चलेगा और असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। मैं ये समझता हूँ कि हमें अवाम के मुल्क को बचाने के लिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए ये मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे ताकि हम चीज़ों को लेके आगे चलें। सर आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा, तहरीक इंसाफ समेत JUIFA और दीगर जमातें नए इंतखाबात का मुतालबा कर रही हैं, आप इस मुतालबे को कैसे देख रही है? पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है? दीगर जमातें जो मर्जी वो करती रहे, लेकिन इसके अंदर ये है कि ये जो इलेक्शन है ये टाइम पे ही होना है। यानी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। हाँ जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार अली बदर साहब, बहुत आपने हमें शुक्रिया। टाइम दिया। नाज़रीन, आपने आज हमारे पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।